हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम एरा ऑफ कोएलिशन के बारे में बात करेंगे। हम लोग आपकी जो बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली बुक कंप्लीट कर रहे थे और उसका जो लास्ट चैप्टर है दैट इज रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, हम उसको पढ़ रहे थे। इस चैप्टर पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है और उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये पूरा चैप्टर कौन कौन से टॉपिक के इर्द गिर्द घूमने वाला है। जो पहला मुद्दा था जिसने कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को टोटली चेंज कर दिया था, वो ये था कि 1989 में कांग्रेस की बहुत बुरी हार हुई थी। वही कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी, वही कांग्रेस जिसको 1984 में 415 सीट मिली थी लोकसभा में, इतनी ज्यादा बहुमत मिली थी, उस कांग्रेस को मात्र कुछ 197 सीट मिली है 1989 में। सो ये जो हार था, इस हार को हमें देखना है। इसको पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि क्या यहां से कांग्रेस का जो हम कांग्रेस सिस्टम जो टर्म दिया था वो खत्म हो गया है या अब कांग्रेस की वो पकड़ नहीं रही है। हमें उस चीज को एनालाइज करना है। जो दूसरी चीज हमें पढ़ना है, जो दूसरी चीज हम लोग जो एनालाइज करने वाले हैं वो है मंडल इशू का। उसमें जब ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया था देश में, तब बहुत ज्यादा वॉयलेंट प्रोटेस्ट हुए थे, दंगे हो गए थे, बहुत बुरी स्थिति हो गई थी देश की। ठीक है, और जो ये जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, लोगों को जाति के नाम से भड़काया, लोगों को कास्ट के नाम से भड़काया और लोगों से वोट मांगे। उसके बाद वाला जो इशू था वो था हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड। आपको भी पता है 1991 में इंडिया की कितनी बुरी हालत हो गई थी। 1990s की हम लोग बात करें तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था और हमने आईएमएफ से लोन लिया था। जब भारत ने लोन लिया तो उन लोगों ने कंडीशन रखी कि हम हमारी इकोनॉमी को ओपन अप कर देंगे। जो प्रोटेक्शनिज्म की, जो रेस्ट्रिक्टेड इकोनॉमी की जो पॉलिसी चल रही थी, उससे हमने शिफ्ट किया इस ओपन इकोनॉमी की तरफ, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन की तरफ, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स को अपनाए। ये भी क्लियर था। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट इशू है वो था राम मंदिर का। आपको भी पता है अयोध्या डिस्प्यूट एक बहुत ही फेमस डिस्प्यूट है और ये टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, आप लोगों को भी मजा आएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा, एक हम कहें कि एक बहुत लंबा एक केस चला था और सबसे लंबा डिस्प्यूट में से कह सकता हूं, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डिस्प्यूट ऐसा कह सकते हैं हम इसे, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का ये जो डिस्प्यूट है। हालांकि अब उस पे जजमेंट आ गया, लेकिन इस डिस्प्यूट में लेके रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे कैसे पॉलिटिकल पार्टीज ने लोगों को इन्फ्लुएंस किया और कैसे पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी रोटियां सेकी और लोगों से वोट बटोरे। तो इन पूरे इश्यूज को हमें देखना है। फिर उसके बाद में राजीव गांधी का असैसिनेशन हो गया और राजीव गांधी के बाद में कांग्रेस कैसे रही है उसके बारे में हमें बात करना है। फिर उसके बाद में हम लोग और भी बात करेंगे, लाइक 2004 से लेके इवन हम आज के टाइम पर देखें, आज बीजेपी का हम देखते हैं कि जो बीजेपी है उसके पास अच्छी खासी पावर है, कांग्रेस से ज्यादा पकड़ अभी उन लोगों की है। तो हम देखेंगे कैसा इंडिया, कैसे इंडिया का ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये कैसे नजर होते आया है और कैसे उस कांग्रेस सिस्टम से अभी के टाइम तक हम कैसे पहुंचे हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में देखेंगे जब गठबंधन की सरकार बनती है, जब एरा ऑफ कोएलिशन जो हम कहते हैं, जहां 3-4 पॉलिटिकल पार्टी आके मिलकर सरकार बनाती है, उसे हम कोएलिशन कहते हैं। तो ये सरकारें कैसे चली है। ठीक है, 1989 के बाद से लेके 2014 तक एरा ऑफ कोएलिशन ही रहा है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली है। अगर सरकारें चली भी हैं तो वो 3-4 पॉलिटिकल पार्टी मिलके उन लोगों ने सरकार चलाई है। और कोएलिशन के क्या नुकसान हैं, क्या फायदे हैं, इन तमाम चीजों के बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल जो आपको समझना है कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने इंटरेस्ट के लिए कब कैसे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी साथ में आई और उन्होंने रूल किया। क्लियर है? इतना आपको समझ में अभी तक आ गया है, आपको पूरा बैकग्राउंड मन में बन गया है। Elections in 1989 lead to the defeat of the Congress party, but did not result in a majority of any other party. Though the Congress was the largest party in Lok Sabha, it did not have a clear majority and therefore it decided to sit in opposition.
अब हम देखते हैं जब 1989 में इलेक्शंस हुए तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं आई। सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस के पास में गए, सबसे ज्यादा सीट कांग्रेस के पास में गई, लेकिन कांग्रेस के पास में भी मेजॉरिटी नहीं और दूसरे लोगों के पास में भी मेजॉरिटी नहीं, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी मेजॉरिटी नहीं। अब किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है तो फिर पूछा जाता है कि अब सरकार कैसे बनेगी। तो जिसके पास सबसे ज्यादा सीट्स होती हैं सबसे पहले उन्हें बोला जाता है कि भैया तुम सरकार बना दो। कांग्रेस से पूछा गया भैया सरकार बना लो, कांग्रेस ने बोला नहीं हम अपोजिशन में बैठेंगे। कांग्रेस क्योंकि अदर पॉलिटिकल पार्टीज को भी कन्विंस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जब 2-3 पॉलिटिकल पार्टी साथ में आके सरकार चलाती तो हमें 2-3 पॉलिटिकल पार्टी को पहले मनाना पड़ता है कि तुमको ये मिनिस्ट्री दी जाएगी, तुम ऐसा कर लेना, ठीक है। ये कोएलिशन गवर्नमेंट की हकीकत है और आपको इस हकीकत को जानना होगा। जब भी गठबंधन की सरकार बनती है, जब भी 3-4 पॉलिटिकल पार्टी आके सरकार चलाती है तो हर पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि मेरा फायदा क्या, मुझे तुम कौन सा मंत्रालय दोगे, मैं कहां कितना घपला करूं क्या, ये हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को नहीं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है सब अपना इंटरेस्ट देखती है। क्लियर है। तो 1989 में क्या हुआ, अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास में मेजॉरिटी नहीं थी। कांग्रेस ने बोला कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, हम सरकार नहीं बना सकते हैं, लोगों उनको क्योंकि उनको दूसरी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट नहीं दे रही थी। यहां पे जो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 1984 में जिस कांग्रेस के पास 415 सीट्स थी उसको 1989 में आते आते आप समझ लो कि 197 सीट्स ही मिली। तो इतना बड़ा नुकसान कांग्रेस को हुआ है, ठीक। The National Front government, which itself was an alliance of Janata Dal and some other regional party, received support from two diametrically opposite political groups, the BJP and the Left Front. अब कांग्रेस तो सरकार में नहीं आई तो जो दूसरी पार्टी थी दैट इज नेशनल फ्रंट, ठीक है, जो कि एक जनता दल का अलायंस था, उन्होंने अपनी सरकार बनाई। अब ये जो नेशनल फ्रंट है इसने अपनी सरकार कैसे बनाई, इसने अपनी सरकार बनाई अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स के साथ मिलके, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में मिलके। तो यहां पे हम लोग लिखते चलते हैं तो सो दैट आपको चीजें यहां पे थोड़ी सी क्लियर होगी, वरना एंड में जाते जाते आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 1989 में क्या होता है, नेशनल फ्रंट अपनी सरकार बनाती है, ठीक है, नेशनल फ्रंट। अब ये नेशनल फ्रंट क्या है, इट इज एन अलायंस ऑफ जनता दल, ठीक है, ये जनता दल की एक अलायंस ही है। यहां पे मैंने ऐसा लिख दिया है ताकि आपको ध्यान रहेगा, अलायंस ऑफ जनता दल, अलायंस ऑफ जनता दल, ठीक है। अब इस पॉलिटिकल पार्टी को किसने और सपोर्ट दिया, इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट दिया, इस पॉलिटिकल पार्टी को और किसने सपोर्ट दे दिया है, यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट मिला बीजेपी से प्लस जो लेफ्ट था उससे, ठीक है, ये जो लेफ्ट आइडियोलॉजी वाली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने भी सपोर्ट दिया। लेकिन बीजेपी और लेफ्ट ने क्या बोला, बीजेपी और लेफ्ट ने बोला कि हम तुमको बाहर से सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तुम मतलब जब भी अगर तुम्हारे ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो हम बोलेंगे कि नहीं नहीं हमको कॉन्फिडेंस है, हम तुमको बाहर से सपोर्ट करेंगे, हम तुम्हारे गठबंधन में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन बाहर से पूरा समर्थन है, तुम बिल लाओ हम बिल पे पास करवा देंगे। तुम नो कॉन्फिडेंस मोशन है, कॉन्फिडेंस मोशन है, हम तुम्हारी बहुमत, हम तुम्हें साबित करवा देंगे कि तुम्हारे पास पूरी बहुमत है, हम तुम्हें बाहर से सपोर्ट करेंगे। अब यहां पे सोचने वाली बात यह है, आप ध्यान दो कि जो बीजेपी है और जो लेफ्ट है उसकी कंप्लीटली डिफरेंट आइडियोलॉजी है ना, इनकी आइडियोलॉजी एकदम डिफरेंट है। ये हिंदुत्व की पॉलिटिक्स होती है यहाँ पे थोड़ा सा माओइज्म, जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी होती है, जो सोशलिस्ट टेंडेंसी होती है वो थोड़ी सी यहाँ पे रहती है, ठीक है, सोशलिस्ट टेंडेंसी वाले लोग हैं और ये राइट विंग है। तो इन दोनों की आइडियोलॉजी अपने आप में कंप्लीटली डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी साथ में आती है। क्यों साथ में आती है, क्योंकि उनको कांग्रेस के पास में सत्ता नहीं जाने देना था। तो इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी ने सोचा कि अपन दोनों मिलके नेशनल फ्रंट को साथ देते हैं, नेशनल फ्रंट जो कि अलायंस था जनता दल का, अपन इसको साथ देते हैं और अपन सब मिल जाएंगे तो कांग्रेस ऑटोमेटिकली अपोजिशन में चली जाएगी, कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी। तो हम देखते हैं कि दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज के लोग साथ में आए हैं ताकि कांग्रेस को सत्ता ना मिल पाए।
क्लियर है? इतना आपको यहां पे समझ में आया कि पॉलिटिक्स में कैसे यहां पे गेम चलता है, और अभी आपको और आगे समझ में आएगा, भी आगे आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि कब कौन कहां किसको साथ दे रहा है। ठीक है, ये चीज आपको यहां पे क्लियर हो गई है। On the basis, the National Front government formed a coalition government, but the BJP and the Left Front did not join this government. ठीक है, तो फिर नेशनल फ्रंट ने क्या किया? नेशनल फ्रंट ने गठबंधन की सरकार बनाई जहां पे और भी छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टी थी। साथ ही साथ बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट ने बाहर से उनको समर्थन किया, अंदर से नहीं, मतलब अंदर से वो उनके गठबंधन में शामिल नहीं हुई। लेकिन जब भी पार्लियामेंट में उनके खिलाफ कोई मोशन वगैरह आता था तो बीजेपी और लेफ्ट हमेशा नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट के साथ में ही बोलती थी। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस की हम देखते हैं कि 1989 में बहुत बुरी हार हुई थी और 1984 में इनके पास में क्या था? 1984 में इनके पास में अच्छी खासी सीट्स थी। तो डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस को थोड़ा सा यहां पे हम समझने का प्रयास करते हैं। The defeat of Congress party marked the end of Congress dominance over the Indian party system. Do you remember about the restoration of the Congress system? अब यहां पे बात की गई है कि अगर आप थोड़ा सा चैप्टर 5 वगैरह में जाएंगे, जब हम इंदिरा गांधी के बारे में बात करते हैं तब हमने क्या बात की थी, तब आपको पता होगा कि जब वो पावर में आई थी एकदम से, तब ऑलरेडी वो जो 1960s वाला जो पीरियड था, उस 1960s वाले पीरियड में हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे लाइक वार वाली सिचुएशन थी, ड्रॉट वाली सिचुएशन थी, भूखमरी थी, ये सब हालत थी। तो एक बार कांग्रेस को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद में, जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई थी, उसके बाद में भी हम देखते कि कांग्रेस को बहुत झटका लगा था। जवाहरलाल नेहरू के बाद में लाल बहादुर शास्त्री आए थे और उनके बाद में इंदिरा गांधी ने सत्ता संभाली थी। तो तब हम देखते कि कांग्रेस बहुत सारे स्टेट्स में क्या हुआ था, बहुत सारे स्टेट्स में कांग्रेस ने अपनी पकड़ खो दी थी। बहुत सारे स्टेट्स में रीजनल पॉलिटिकल पार्टी आई थी। आप राम मनोहर लोहिया वाला समय याद कीजिए, जब जितनी भी ये छोटी छोटी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी, ये सब साथ में मिलकर आई और इन सब ने साथ में लड़ाई की थी, तब इन्होंने कांग्रेस को बहुत हद तक डिफीट किया था। तो एक समय वो था जब कांग्रेस को फिर से चैलेंज मिला था, लेकिन इंदिरा गांधी ने वापस कांग्रेस को खड़ा किया और वापस कांग्रेस को एकदम मजबूत तरीके से उन्होंने प्रोजेक्ट किया और वापस कांग्रेस एकदम बहुमत में आ गया। अब यहां पे सवाल यह है कि उस टाइम तो कांग्रेस को इंदिरा गांधी ने वापस खड़ा कर दिया, वापस उसी पावर में आ गई कांग्रेस। लेकिन अब क्या 1989 के बाद में कांग्रेस का डिक्लाइन हो गया है या कांग्रेस वापस पावर में आ पाएगी उसी मेजॉरिटी के साथ में? ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट के मन में सबसे बड़ा यहां पे सवाल था। Way back in late 60s, the dominance of the Congress parties was challenged, but the Congress under the leadership of Indira Gandhi managed to re-establish its predominant position in politics. The 90s saw yet another challenge to the predominant position of the Congress. It did not, however, mean the emergence of any other single party to fill this place. अब यहाँ पे ये बताया गया है कि हम डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस की जगह पे कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आ गई। आप 1989 का दौर याद करो, अगर आप उसको मतलब याद इन द सेंस आप तो उस टाइम पे थे भी नहीं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो तो यहाँ पे क्या बीजेपी मजबूत थी? बीजेपी तो नहीं थी ना। जो और भी ये जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी थी, ये कहाँ इतनी मजबूत थी? ऑल्दो कांग्रेस ही सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस में भी वो बात नहीं रही थी जो एक समय पे कांग्रेस में बात हुआ करती थी कि इतनी बहुमत है हमारे पास में। वो बात कहीं कांग्रेस में नहीं थी और वो बात धीरे धीरे कांग्रेस से जा रही थी। और इसीलिए आज हम देखते हैं कि जो बीजेपी है वो एक अच्छे पुरजोर तरीके से कांग्रेस से बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होके उभरी है, क्योंकि धीरे धीरे हम क्या देखते हैं, कांग्रेस का डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। कांग्रेस का डिक्लाइन उस समय पे कांग्रेस का डिक्लाइन मतलब ये था कि कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस अपनी पोजीशन से धीरे धीरे नीचे जा रहा है। ठीक है, thus began an era of multi-party system. To be sure, a large number of political parties have always contested election in our country. Our parliament always had representative from several political parties. What happened after 1989 was the emergence of several parties in such a way that one or two parties did not get most of the votes or seats.
1989 के बाद में हम क्या देखते हैं, 1989 के बाद में हम देखते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पा रही थी। हम एक मल्टी पार्टी सिस्टम देखते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम से मतलब क्या है कि यहां पे 2-3 पॉलिटिकल पार्टी साथ में आती है, 2-3 पॉलिटिकल पार्टी ने साथ में गठबंधन किया है और उन्होंने अपनी सरकार बनाई है। किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास में पूरी बहुमत नहीं है। तो 1989 के बाद में हम देखते हैं कोएलिशन वाली, ठीक है, यहां पे गठबंधन की सरकारें चलने लग गई हैं। यहां पे 3-4 पॉलिटिकल पार्टी के लोग साथ में आके और फिर सरकार चला रहे हैं। This also means that no single party secured a clear majority of seats in any Lok Sabha election since 1989 till 2014. This development initiated an era of coalition government at the center in which regional parties played a crucial role in forming ruling alliances, but in 2014 and 2019 Lok Sabha election, the BJP got the clear majority on its own. हम देखते हैं कि 1989 से लेकर 2014 तक मल्टी पार्टी सिस्टम था, कोएलिशन वाला सिस्टम था, लेकिन 2014 में पहली बार इतने समय के दौरान पहली बार फिर बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिली और फिर 2019 में उससे ज्यादा बहुमत मिली। तो 1989 से लेकर 2014 तक हम क्या देखते हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा बड़ी हुई हैं और कोएलिशन की सरकार रही है, लेकिन 2014 के बाद में बीजेपी को पूरी की पूरी बहुमत मिली है और बीजेपी ने अपने दम पे पूरी सरकार चलाई है। नाउ अलायंस पॉलिटिक्स, मतलब यहां पे 2-3 पॉलिटिकल पार्टी मिल रही हैं, साथ में सरकार चला रही है, सब लोग अपना फायदा देख रहे हैं। The 90s also saw the emergence of powerful parties and movement that represented the Dalit and backward classes, that is other backward classes और OBCs। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि 1989 के बाद में मैंने आपको ये बताया कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बहुत मजबूत हुई। अब जब रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज मजबूत हुई हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो रीजन के जो मुद्दे थे, जो रीजनल लेवल के मुद्दे थे, वो नेशनल लेवल के मुद्दे बन गए। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आई, उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस, दलित की बात की, कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने रिलीजन की बात की। हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने एंगल से खेल खेला। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये जो छोटे छोटे जो मुद्दे थे ये बहुत बड़े मुद्दे बनते जा रहे थे। और जब 2-3 पॉलिटिकल पार्टी मिलकर सरकार बनाती है तो मैंने बताया, तो हर पॉलिटिकल पार्टी ये देखती है कि मुझे कितना फायदा है, वो अपना अपना फायदा देखती है, ठीक है। और अब जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टी मान लो दलित के वोटों से आई या ओबीसी के वोटों से आई, तो वो उनका भला करने में लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे रीजनल इश्यूज भी नेशनल इश्यूज बनने लग गए। Many of these parties represented powerful regional assertion, as well as these parties play an important role in United Front government that came into power in 1996. The United Front was similar to the National Front of 1989, for it included Janata Dal and several regional parties. This time the BJP did not support the government, ठीक है। The United Front was similar to the National Front of 1989, for it included Janata Dal and several regional parties. This time the BJP did not support the government. The United Front was supported by the Congress. This show how unstable the political equations were. अब यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पे हम जब बात करते हैं 1996, तो 1996 में क्या होता है, यही वाली चीज मुझे बतानी थी, इसलिए मैंने ये चीज यहाँ पे लिखी थी। 1996 में जैसे यहाँ पे नेशनल फ्रंट की सरकार थी, वैसे यहाँ पे यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, ठीक है। यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी। यहाँ पे भी जनता दल का तो भैया रोल था, जनता दल का रोल था, ठीक है। अब यहां पे इसको किसने सपोर्ट किया, इसको सपोर्ट किया कांग्रेस। कांग्रेस ने इस यूनाइटेड फ्रंट को सपोर्ट कर दिया और साथ ही साथ बाहर से लेफ्ट ने भी सपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहां पे हम क्या देखते हैं, नेशनल फ्रंट में जो कि जनता दल का अलायंस था, उसमें बीजेपी और लेफ्ट ने सपोर्ट किया कि कांग्रेस को हम सत्ता से बाहर रखेंगे, और यूनाइटेड फ्रंट को कांग्रेस ने सपोर्ट किया, जनता दल भी था, साथ ही साथ लेफ्ट थोड़ा सा बाहर से सपोर्ट कर रहा था, मतलब वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के टुवर्ड्स टिल्टेड था, वो बाहर से ये सपोर्ट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, ताकि बीजेपी को पावर ना मिल पाए। 1996 तक बीजेपी थोड़ी सी मजबूत हो गई थी और यहाँ पे बीजेपी अपनी सरकार बना लेती, लेकिन कांग्रेस और ये जो दूसरी जो पार्टीज थी, इन्होंने मिलकर बीजेपी को
इन्होंने मिलकर बीजेपी को पावर से बाहर कर दिया। और 1989 में यह हुआ था कि इन सब ने मिलकर कांग्रेस को पॉलिटिकल पावर से बाहर कर दिया था। तो हम क्या देखते हैं कि यहां पे देखो दो आइडियोलॉजिकल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी साथ में आती है ताकि एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता ना मिले। और यहां पे ये वाली पॉलिटिकल पार्टी जो कि इसके साथ में थी, या ये वापस ये लेफ्ट जो कि इसके साथ में था, ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में मिल गए ताकि बीजेपी को पावर से बाहर रख सके। सो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पावर, ठीक है, कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को पावर मिल रही है, कौन सी को नहीं मिल रही। यहाँ पे हम जो बोलते हैं ना कि हमारी आइडियोलॉजी नहीं मिल रही है, या जो पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि हमारी आइडियोलॉजी इससे मिल रही है तो हम इनके साथ में गठबंधन कर रहे हैं, ये सब ढोंग होता है एक तरीके से। ढोंग इन द सेंस हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी रोटी सेकने में लगी होती है। आज उनको पता है इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ में फायदा है तो वो उसके साथ में चली जाएगी, कल को उनको पता है उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ में है तो वो इस पॉलिटिकल पार्टी से टूट के उसके साथ में चली जाएगी, ठीक है। ये सब एक ढोंग होता है। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पावर, ठीक है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज देखी जाती है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कहां कितना फायदा हो रहा है और कहां कितनी पावर मिल रही है, और उस हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज अपना गठबंधन तोड़ती है और गठबंधन बना लेती है, ठीक है। समझ में आ गया, ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई। In 1989, both the left and the BJP supported the National Front government because they wanted to keep Congress out of the power. In 1996, the left continued to support the non-Congress government, but this time Congress supported it, as both the Congress and the left wanted to keep BJP out of power. वही वाली बात है कि 1989 में लेफ्ट और बीजेपी साथ में इसलिए आते क्योंकि उनको कांग्रेस को सत्ता में नहीं आने देना था। और 1996 में क्या होता है कि लेफ्ट भी यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा रहता है और कांग्रेस भी यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है क्योंकि उनको बीजेपी को पावर में नहीं आने देना, ठीक है। They did not succeed for long as BJP continued to consolidate its position in the election of 1991 and 1996. It emerged as the largest party in 1996 election but was invited to form the government. But most of the party were opposed to its policies and therefore the BJP government could not secure a majority in Lok Sabha election. अब जब 1996 में हम देखते हैं इलेक्शन के दौरान क्या होता है, 1996 में इलेक्शन के दौरान देखते हैं कि बीजेपी के पास में मेजॉरिटी तो आती है, मतलब बीजेपी के पास में सबसे ज्यादा सीट्स आती है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सब की अगर हम सीट्स देखें तो बीजेपी के पास में सबसे ज्यादा सीट्स आती है, लेकिन बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना पाती है क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको समर्थन नहीं देती है, ठीक है। मेजॉरिटी तो किसी के पास में नहीं होती है, लेकिन सबसे ज्यादा सीट उसके पास में आती है। अब उसको अगर सरकार बनानी है तो वही दूसरी पार्टी से गठबंधन करना होगा, क्योंकि कोएलिशन का दौर था तो बीजेपी के साथ कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी तैयार ही नहीं हो पाई। तो यहां पे हम क्या देखते हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी रोटियां सेक रही थी एक तरीके से। क्लियर है, ये चीज आपको यहां पे समझ में आ गई है। अब यहां तक जो कंक्लूजन निकला है उस कंक्लूजन को भी थोड़ा सा ये समझते हैं कि बीजेपी अपनी सत्ता मजबूत करते जा रहा था। बीजेपी अगर हम देखें तो 1990s के बाद से बीजेपी अपनी जो पोजीशन है उसको मजबूत करते जा रही थी, और कांग्रेस की जो पोजीशन है वो 1989 के बाद से 1990 से गिरती जा रही थी। एक तरफ बीजेपी की जो पावर है, बीजेपी अपनी पावर को कंसोलिडेट कर रहा था, तो कांग्रेस की पावर धीरे धीरे कम होती जा रही थी। ये फिनोमिना चल रहा था। ऑल्दो बीजेपी के पास भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पावर आ गई, कुछ नहीं, बीजेपी के पास पावर 2014 के बाद में आई, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पावर, वो कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वो काम बीजेपी ने किया और कांग्रेस का वो घड़ा धीरे धीरे खाली होता जा रहा था। तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में यहां से हमको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है। Finally, it came to power by leading a coalition government from May 1998 to June 1999 and was re-elected in October 1999. Atal Bihari Vajpayee was the prime minister during both these NDA government, and his government formed in 1999 completed its full term. तो हम देखते हैं कि 1998 के बाद से कुल मिला के 2004 तक बीजेपी की सरकार अच्छी खासी रही, ठीक है। एनडीए की जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में अच्छे से रही और उस सरकार ने बहुत अच्छे से अपना काम किया,
ठीक है, मतलब काम किया इन द सेंस उनके अपने पूरे 5 साल है वो कंप्लीट हुए, क्योंकि यहाँ समय ऐसा भी था कि यहाँ पे बार बार सरकारें गिर रही थी फिर सरकारें बन रही थी। ये पीरियड थोड़ा सा ऐसा भी था, 1989 के बाद से क्या हो रहा था, सरकारें गिर रही थी बन रही थी, ये सिलसिला भी चल रहा था, लेकिन बीजेपी ने तब अपना टर्म पूरा कंप्लीट किया। सेंट्रल गवर्नमेंट सिंस 1989, अब यहाँ पे क्या है कि किस किस की केंद्र की सरकार रही है, लाइक दिसंबर 1982 देखें टू नवंबर 1990 देखें तो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट थी जिसको कि लेफ्ट और बीजेपी ने समर्थन दिया, ठीक है, जिसको कि लेफ्ट और बीजेपी ने समर्थन दिया। वैसे ही नवंबर 1990 से लेके जून 1991 तक नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट का ही एक सेक्शन था जिसको कि समाजवादी जनता पार्टी सपोर्टेड बाय कांग्रेस, ठीक है, यहाँ पे फिर कांग्रेस सपोर्ट करने लग गई थी, ठीक है। पहले वीपी सिंह थे हमारे प्रधानमंत्री, देन चंद्रशेखर जी थे, देन यहाँ पे क्या था, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी 1991 से लेके 1996 तक चली, कांग्रेस सपोर्टेड बाय AIADMK एंड सम स्मॉलर पार्टी। अब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो अपना समर्थन दे रही थी। फिर मई 1996 टू जून 1996 बीजेपी की माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, बीजेपी को लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी ने वो नहीं दिया, समर्थन नहीं दिया, तो फिर बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना पाई। फिर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी जिसको कि कांग्रेस ने सपोर्ट किया, फिर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी जिसको कि कांग्रेस ने सपोर्ट किया। देन फिर उसके बाद में मार्च 1998 से लेके अगर हम देखें 2004 तक, तो यहाँ पे हम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस लेड बाय बीजेपी की सरकार रही, एंड 2004 से लेके 2014 तक किसकी सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, दैट इज यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस लेड बाय कांग्रेस। मतलब यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर उन्होंने सरकार बनाई। सेम एनडीए के केस में भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने कोएलिशन के साथ में बीजेपी की सरकार चली, लेकिन 2014 के ऑनवर्ड्स क्लियरली बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी और उसके अलाइज की सरकार थी, और इन लोगों के पास में पूर्ण बहुमत है। क्लियर है, ये समझ में आ गया। कुल मिला के मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, कुल मिला के जो मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूं, अगर आप इसको भी देखेंगे कि सरकारें तो बदल रही थी, साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज भी अपना ग्रुप बदल रही थी। कभी ये इसके साथ हो जा रहा था, तो कभी ये इसके साथ हो जा रहा था, कभी ये इसके साथ हो जा रहा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, बार बार सरकारें, यहाँ पे बार बार पॉलिटिकल पार्टीज भी अपना ग्रुप बदल रही थी। कोई पॉलिटिकल पार्टी उस समय पे किसी की सगी नहीं थी, सबको बस पावर चाहिए थी, पावर में आने का उनको एक मौका चाहिए था। Now, thus, with the election of 1989, a long phase of coalition politics began in India. Since then, there have been 11 government at center, all of which have either been coalition government or minority government supported by other parties which did not join the government. In this new phase, any government could be formed only with the participation and support of regional political party. अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, 1989 से लेके कितनी 11 सरकारें रही हैं 2014 तक, ठीक है, 11 बार सरकारें बदली गई हैं, और इन 11 बार में हमने ये देखा है कि हमेशा कोएलिशन की सरकार रही है, या फिर कोई सरकार ऐसी रही है कि जो कि कुछ समय के लिए रही लेकिन वो अपनी बहुमत पूर्ण नहीं कर पाई, तो फिर से दूसरी सरकार बनी, ठीक है। तो कुल मिला के हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के पास में पूर्ण बहुमत नहीं रही है। लाइक कांग्रेस भी हो तो कांग्रेस को ये जो रीजनल पार्टीज होती थी, इन रीजनल पार्टी से क्या करना था, इन रीजनल पार्टी से वो समर्थन ले रही थी अपनी सरकार बनाने के लिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने आप सरकार नहीं बना पा रही थी, वो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज का समर्थन ले रही थी, ठीक है। दिस अप्लाई टू अ नेशनल फ्रंट इन 1989, द यूनाइटेड फ्रंट इन 1996, 1997, द एनडीए 1997, बीजेपी लेड कोएलिशन इन 1998, द एनडीए इन 1999, द यूपीए इन 2004 एंड 2009। However, this trend changed in 2014. अब यहाँ पे ये सारी चीजें बताई गई है कि यहाँ पे इतनी बार जो सरकारें बनी हैं, ये सारी कोएलिशन की सरकार है, यहाँ पे मिली जुली सरकार है। जो पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, वो पूर्ण बहुमत वाली सरकार हमें 2014 में ही देखने को मिली है। क्लियर, ये चीज भी आपको समझ में आ गई। तो एक क्विक रिकैप करते हैं, अभी तक जो हमने पढ़ा उसका एक छोटा सा क्विक रिकैप करते हैं, उस क्विक रिकैप से आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। The era of coalition government may be seen as a long-term trend resulting from relatively silent changes that were taking place over the last few decades.
हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या था, एरा ऑफ कोएलिशन था। यहाँ पे कोएलिशन की सरकारें बन रही थी और ये जो कोएलिशन की सरकारें थी वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पा रही थी, बार बार सरकारें बदल रही थी। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनको हमेशा छोटी छोटे पॉलिटिकल पार्टीज का साथ लेना पड़ रहा था सरकार बनाने के लिए। जो मेन चीज जो हम लोग देख रहे थे कि कांग्रेस अपनी जो पावर है उस पावर को खोती जा रही थी और बीजेपी अपनी पावर को बढ़ाती जा रही थी। जो बीजेपी जिसके पास कोई पावर नहीं थी वो सत्ता में आने लग गई थी। ठीक है, we have studied earlier that it was the Congress party itself that was a coalition of different interests and different social strata and groups. This gave rise to the Congress system. हमने पहले भी ये देखा है कि जो कांग्रेस है ना उसमें डिफरेंट इंटरेस्ट के लोग थे। डिफरेंट इंटरेस्ट मतलब जो कांग्रेस जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसमें अलग अलग इंटरेस्ट के लोग थे, अलग अलग ओपिनियन के लोग थे, सोसाइटी के अलग अलग वर्ग से लोग आते थे। लेकिन कांग्रेस ने अपने आप को एक समय पे बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा। लेकिन अब क्या होने लगा, अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं चल पा रहा था, अलग अलग ओपिनियंस नहीं चल पा रहे थे, अलग अलग स्टेटा के लोग नहीं चल पा रहे थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अलग अलग रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आने लग गई थी। अब हम देखते हैं रीजन फॉर डिक्लाइनिंग ऑफ कांग्रेस पार्टी। Especially since the late 1960s, various sections has been leaving Congress, forming separate political parties of their own. We have also noted the rise of many regional parties in the period after 1977. While these developments weakened the Congress party, they did not enable any single party to replace the Congress. हम 1960s के बाद से देखते हैं कि बहुत सारे लोग कांग्रेस से असंतुष्ट थे, कुछ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स भी होने लग गई थी। ठीक है, कुछ बैकवर्ड क्लास पॉलिटिक्स भी होने लग गई थी। साथ ही साथ जो 1977 वाला दौर था, आप याद करो इमरजेंसी के बाद वाला दौर, यहाँ पे क्या हो रहा था कि बहुत सारे डेवलपमेंट कुछ ऐसे हुए थे कि जिसमें अलग अलग रीजनल पार्टीज उभर के आने लग गई थी। उन्होंने चैलेंज किया था कि नहीं, ये कांग्रेस की हेजेमनी नहीं चलेगी, और उस टाइम पे जो रीजनल पॉलिटिकल उभर के आई वो बाद में बहुत मजबूत होते गई। तो हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में देखते हैं कि ये जो रीजनल पार्टी है इन्होंने बाद में जाके कांग्रेस की हेजेमनी को चैलेंज किया और इससे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज मजबूत होते गई। जो बीजेपी थी वो मजबूत होते गई, जो कांग्रेस है वो कमजोर होती गई, और ये पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो हम आज के तारीख में भी देख रहे हैं। अब हमने क्या देखा है, अब हमने इस वीडियो से ये समझा है कि कांग्रेस की पोजीशन कैसे धीरे धीरे कम होती गई है और कांग्रेस ने कांग्रेस अपने आप को कंसोलिडेट नहीं कर पाई, लेकिन बीजेपी ने कंसोलिडेट कर लिया, और किस हिसाब से पॉलिटिकल टैक्टिक्स चेंज हो गए हैं और कैसे कोएलिशन सरकार चली थी हमारे देश में लगभग 30 साल के आसपास। समझ लो कि कोएलिशन गवर्नमेंट 30 नहीं तो 20 ही समझ लो, 20 साल तक एक कोएलिशन गवर्नमेंट चलती रही। मतलब हम ये मान ले कि कोएलिशन सरकार ही चल रही थी बहुत एक लंबे समय तक। इन 20 सालों में, इन 15-20 सालों के अंदर लाइक 2014, 1989 से लेकर 2014 तक अगर हम देखें तो इस बीच में किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के पास में बहुमत नहीं थी। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, कैसे एरा ऑफ कोएलिशन चला है और कैसे पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी रोजी रोटी का ध्यान दिया है, साथ ही साथ इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम कैसे अनफोल्ड हुआ है। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस आप लोग YouTube से एक्सेस कर सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं, तो उसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे पहुंचने के लिए सिंपली आप लोग गूगल पे जाइए, गूगल पे magnetbrains.com लिखिए और सर्च पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप ऐसा करेंगे कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको दिखेगी। यहाँ नीचे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज दिया है, यहाँ पे क्लास KG से लेके क्लास 12 तक मेंशन है, साथ ही साथ NTSC, ओलंपियाड, NCERT एग्जाम्पलर, सारी चीज़ें आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर ही मिल जाएगी। सपोज कीजिए कि आप क्लास 12 पर क्लिक करते हैं, तो जैसे ही आप क्लास 12 पर क्लिक करेंगे, क्लास 12 पे जितने भी सब्जेक्ट्स पर वीडियोस बन गए हैं वो सब भी आपको स्क्रीन पर नजर आने लगेंगे। थोड़ा सा अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो थोड़ा सा आप अगर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस नजर आएगा। जैसे ही आप क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस पर क्लिक करते हैं, कुछ आपको इस तरीके से स्क्रीन आपको नजर आएगी, और यहाँ पे जो वीडियोज होंगे ये वीडियोस आपके NCERT बुक के अकॉर्डिंग होंगे, और ये जो वीडियोस होंगे आपके चैप्टर वाइज अरेंज होंगे, चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज आपके वीडियोस अरेंज होंगे। सो इट इज़ अप टू यू, अगर आप YouTube से कंफर्टेबल है तो YouTube से पढ़िए, परंतु अगर आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं तो आप वेबसाइट के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पे क्लास KG से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, ट्यूशन्स में भाई बहनों को बताइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।